गूगल 3 करोड़ 20 लाख मच्छर वो माहौल में छोड़ने लगा है। हाँ जी, मच्छर। ड्रोन F-16, F-35 लाइटनिंग या B-2 बम्बर की बात नहीं मैं कर रहा, वो तो छोड़े ही जा रहे हैं, लेकिन ये मच्छर तो इन जंगी जहाज़ों से ज़्यादा खतरनाक है। जितनी डेथ्स इस मच्छर की वजह से हुई, जंगों में भी नहीं हुई। और ये मच्छर की पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो क्या तबाही आएगी या क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करेंगे इस इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। व्हाट इज़ SIT टेक्निक, ये स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक क्या है जिसमें कीड़ों को बांझ कर दिया जाता है, यानी ये कीड़े आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, अफजाइश नस्ल नहीं होगी, कीड़ों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो इसका ओवरऑल नेचुरल इकोसिस्टम पे क्या असर होगा। क्योंकि पहले ही कीड़ों की जो कुल इकसाम है वो 55 लाख हैं दुनिया में, और रोज़ाना एक किस्म से लेकर 10 किस्म तक वो नापैद हो रही है, नेचुरल एक्सटिंक्ट हो रही है। महीने में 30 से 365 तक, और साल के अंदर 365 से 3600 तक कीड़ों की इकसाम वो नापैद होती चली जा रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इन हालात में स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, जिसके अंदर आप कीड़ों को बांझ कर रहे हैं, मजीद पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक रहे हैं, वो क्या असर लेकर आएगी। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट टेक्निक ऑन द एनवायरनमेंट। मच्छर, ये इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल मच्छर है। खुद नहीं मारता, लेकिन ये वेक्टर है, यानी मुख्तलिफ डिजीजेस को, जिसमें मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जिका वायरस वगैरह शामिल हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर जंगल की आग की तरह ये बीमारियां फैलती चली जाती हैं, और सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों अमवात तारीख इंसानी में इस मच्छर की वजह से हुई हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि इतनी बड़ी मच्छर की पॉपुलेशन जब माहौल में रिलीज की जाएगी तो बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं, उनकी इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ेगा। और इन तमाम बीमारियों में सबसे खतरनाक मलेरिया है। इसकी वजह से बहुत सी जंगें हुई, बहुत सी तहजीबें सफ़ा हस्ती से मिट गई। अभी भी मच्छर की वजह से होने वाली अमवात सालाना 6 लाख से 7 लाख तक रिपोर्टेड है। तारीख इंसानी में मच्छरों की वजह से अरबों अफराद मारे गए, जिसमें ज्यादा डेथ टोल तब की है जब मच्छर से बचाव की टेक्निक्स, मलेरिया की जदीद अद्वियात वगैरह नहीं आई थी। कोई खास साल तो मेंशन नहीं किया जा सकता, लेकिन लेट 90s में और अर्ली 20s के अंदर एक ही साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई थी। और इन सब बातों के बावजूद गूगल करोड़ों मच्छर, यानी 3 करोड़ 20 लाख मच्छर माहौल में रिलीज करना चाह रहा है। इससे पहले भी ऐसी अटेम्प्ट हुई थी। स्क्रू वॉर्म फ्लाई, ये भी एक कीड़ा है, इसको मारने की कोशिश की गई थी। मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई, ये भी एक कीड़ा है, इसको भी मारने की कोशिश की थी। और टेस्टिस फ्लाई, इसको भी मारने की कोशिश की गई थी। उनका नतीजा क्या निकला, और सारे माजी को देखते हुए एक बार फिर इकोसिस्टम में टेम्परिंग की, इंटरफेरेंस की कोशिश की जा रही है। व्हाट विल बी द रिजल्ट, what will be the impact, and how they are going to conduct these experiments? This will be the topic of discussion in today's video. This is called Project Debug, और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद वो मच्छरों की अफजाइश नस्ल रोकना है, यानी इन मच्छरों के अंदर पैदावारी की जो रिप्रोडक्टिव सलाहियतें हैं उसको ख़त्म करना है। होता क्या है कि मच्छरों की अफजाइश नस्ल की जाती है, उन्हें लेबोरेटरीज के अंदर पाला जाता है। जिस तरह हम घर के अंदर बकरी, मुर्गी और इस तरह के जानवर पालते हैं, दे ब्रीड मस्कीटोज, और इसमें नर मच्छर और मादा मच्छर को अलग अलग किया जाता है। याद रखिए, नर मच्छर, मेल मस्कीटो, ये नहीं काटता, सिर्फ मादा मच्छर काटती है। और ये क्या करते हैं, नर मच्छर के अंदर एक खास बैक्टीरिया डाल देते हैं जिसको वुल्बैकिया कहा जाता है। और वुल्बैकिया बैक्टीरिया जब नर मच्छर में होता है और नर मच्छर माहौल में रिलीज किया जाता है, तो ये देख लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये आम मच्छर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद है। और जब ये माहौल के अंदर मादा मच्छर के साथ मेटिंग करता है, मादा मच्छर फिर अंडे देती है। वो अंडे हैच नहीं होते, बल्कि वो अंडे फूट जाते हैं, खराब होकर खत्म हो जाते हैं, और नए मच्छर वो नहीं पैदा होते। और इस एक्सपेरिमेंट का ROI अगर देखा जाए, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कोलंबिया में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सी जगहों पर और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनका आपको रिजल्ट बाद में बताएंगे, लेकिन कोलंबिया के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखा गया कि जो हम लगा रहे हैं हमें वापस कितना मिल रहा है। उसमें इन मच्छरों को जो रिलीज किया जाता है, इन मच्छरों को जो बनाया जाता है, उसमें $5 लगता है तकरीबन एक बंदे के ऊपर, अगर उसकी एवरेज देखी जाए।
लेकिन इससे जो बचता है वो हेल्थ केयर में जो बाद में मलेरिया या बीमारियां हो जाएंगी, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जो अद्वियात का, हॉस्पिटलाइजेशन का और दीगर जो खर्चा होगा, वो एक बंदे का $10 हो रहा होता है। यानी ठीक ठाक फर्क है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अब अगर पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बात की जाए जहां डेंगू, मलेरिया, मच्छर के लिए पहले ही बहुत से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। ग्लोबल फंड्स ने 2024 से 2026 तक मलेरिया कंट्रोल पर $34 मिलियन वो पाकिस्तान के लिए मुख्तस किए, और 2026-2027 से जो अभी बजट आया है, इसमें HIV, TB और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए 500 मिलियन रुपए रखे गए हैं। इंडिया में $550 मिलियन सिर्फ डेंगू की सालाना रोकथाम के लिए खर्च किए जाते हैं। और ऐसे तजुर्बात, ये जो SIT मैंने आपको बताया जिसमें स्टेराइल इंसेक्ट कंट्रोल होता है, इंडिया के अंदर भी किए जा रहे हैं, बाज़ मकामात पर टेस्ट भी किया गया, और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इक़दामात को किया जा रहा है ताकि बीमारियों को रोका जा सके। एक सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि बिलाशुबा दिस इज़ ए सक्सेस स्टोरी, कोई तबाही नहीं आ रही, बल्कि ये एक बेहतरीन काम है। माजी के अंदर जिन ममालिक के अंदर ये हुआ उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए। वो रिजल्ट्स क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमें एक खदशा है, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, वो ये कि आज अगर ऐसे मच्छर बनाए जा सकते हैं जो कि बीमारियों को रोकें और मज़ीद इन ख़तरनाक जानवरों की अफजाइश नस्ल रुक जाए, यानी मज़ीद मच्छर पैदा ना हो, और मच्छर वेक्टर ही है, वो बीमारियां लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान, एक जानवर से दूसरे जानवर, और फिर प्रोलिफरेशन के साथ वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अरबों हलाकतें होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर बीमारी को रोकने के लिए ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, तो बीमारी को फैलाने के लिए भी तो किए जा सकते हैं। आप दुश्मन मुल्क के ऊपर ऐसा कोई इकदाम उठा लें जिससे वहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। जैसे पहली रवायती हथियार हुआ करते थे, वी हैव एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल वेपन्स, जो वॉर्स होती थी, जंगें होती थी, लेकिन आज AI आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ टारगेट को हिट करना हो, हमारा अलग से पूरा इसके ऊपर प्रोग्राम भी मौजूद है, AI के ऊपर आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर क्लिप मौजूद है जिसके अंदर AI की मदद से जदीद वॉरफेयर के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई, कितनी ज़्यादा हलाकतें हुई, डेवस्टेशन और कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हुआ। तो आज अगर साइंस की मदद से ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कीड़े पैदा कर दिए जाएं जो कि बीमारियों को रोके नहीं बल्कि ज़्यादा आगे बढ़ाएं, तब क्या होगा। बहरहाल जनाब, हम दोबारा मस्कीटो डीबग प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं जो कि इंसान के लिए एक सक्सेस स्टोरी है। ऐसे तजुर्बात कौन करता है? एक तो गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आप जानते होंगे बहुत से मुख्तलिफ किस्म के साइंसदान होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। बॉटनी वाले वो पौधों को देखते हैं, ज़ूलॉजी वाले वो जानवरों को देखते हैं, और एक साइंसदान एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं जो कि कीड़ों पर बात करते हैं। तो ये तीनों लोग मिलकर एक अच्छी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं ताकि इंसानियत का फ़ायदा किया जा सके। और इस मंसूबे में ख़ास तौर पे USDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी और दीगर रिसर्च डिपार्टमेंट शामिल है। मेरे पास सक्सेस स्टोरीज मौजूद है जनाब। 2011 से 2016 में ऑस्ट्रेलिया में यह तजर्बा किया गया था, वुल्बेकिया बेस्ड SIT टेक्निक्स। इसने डेंगू को ऑस्ट्रेलिया के बहुत से इलाकों से ख़त्म कर दिया और बहुत सी बीमारियां जो मच्छरों के ज़रिए होती थी उनको भी ख़त्म किया। वर्ल्ड मस्कीटो प्रोग्राम बनाकर ऑस्ट्रेलिया में इस दौर में ये काम किया गया था। बहुत मुस्बत रिजल्ट्स आए और बहुत सी जगहों पर 70% से 90% तक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ यानी मच्छर से फैलने वाली बीमारियां ये ख़त्म हो गई। बहुत अरसे तक एडिस इजिप्टी नामी मच्छर जो डेंगू फैलाता है उसकी प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं हुई। इंडोनेशिया में 2015 से 2020 तक हुआ 60 से 70% डेंगू के केसेस ड्रॉप हुए। याद रखिए, डेंगू ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट की डिजीज़ है, ये हर जगह पर नहीं होती। मच्छर जहां जिस टेम्परेचर में बढ़ता है सिर्फ उसी जगह पर ये होती है। ब्राज़ील में ये एक्सपेरिमेंट हुआ 2014 से 2016 तक, और यहां पर 70 से 90% डेंगू नहीं बल्कि जीका और चिकनगुनिया, बड़ी खतरनाक बीमारियां ये भी और होती है मच्छरों से, इनको भी वहां पे कंट्रोल किया गया। SIT स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको। नंबर 1 तो वो होता है जो मैंने बताया कि नर मच्छर को वुल्बेकिया बैक्टीरिया के जरिए कर दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो जब मेटिंग करता है अंडे पैदा होते हैं, अंडे हैच नहीं होते। और सेकंड टेक्निक ये होती है कि नर को आप स्टेराइल कर देते हैं, यानी उसके अंदर
اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں. دونوں طریقوں سے SIT چلتی ہے. پاکستان کے اندر کیا ہوا؟ پاکستان کے اندر 2011 میں بہت زبردست وبا آئی ڈینگی کی، اور اس وبا میں 21,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے اور 300 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی. اور اس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے ایک وسیع مہم چلائی گئی جس کو لاہور ماڈل کا نام بھی دیا گیا تھا، اینڈ دیٹ واز اے سکسیس. صرف ایک مہینے میں یعنی 2012 کے اندر ہی ڈینگی کیسز کے اندر ڈراسٹکلی کمی آئی اور اموات تو اس بیماری سے بالکل زیرو ہو گئی. اور اس میں صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شامل نہیں تھا بلکہ ایک ہائبرڈ اپروچ تھی جس میں سوشل ویلفیئر، ٹرانسپورٹ، سکولز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ہر جگہ پر بڑے بہترین انداز سے ڈینگی کو کنٹرول کیا گیا. سرویلنس روم بنائے گئے، روزانہ کارکردگی لی جاتی تھی اور بڑے اچھے انداز سے، مجھے خود بھی یاد ہے اس وقت بڑے بہترین انداز سے ڈینگی کو، مچھر کو کنٹرول کیا گیا تھا. پرے مہم بڑی زبردست چلائی گئی تھی، ہیلپ لائن بنائی گئی تھی اور بھی بہت سے ایسے کام کیے گئے تھے جس کی وجہ سے ڈینگی کنٹرول ہوا، اور آج تک اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ نظام اگر بن جائے تو اس نظام کو پھر چلنا ہوتا ہے اور وہ پھر دیگر آنے والے وقتوں کے اندر بھی، ایراز کے اندر بھی افیکٹولی امپلیمنٹ ہو کے ریزلٹس دیتا ہے. اور دیگر جو SIT پروگرامز ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان کے اندر کام جاری ہے. اب میرے پاس جناب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی. 3 insects were targeted. آج تو مچھر کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے 3 اور کیڑے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں اسکریو وارم فلائی ہے اور میڈیٹرینین فروٹ فلائی ہے اور ٹیسٹی فلائی ہے. ان تینوں کو ختم کرنے کے لیے کلاسک ویکٹر کنٹرول پروگرام شروع کیا گیا، اینڈ دیٹ از اے ہیومن سکسیس. اس میں بھی کامیابی ملی تھی. یہ تینوں سکسیس سٹوریز کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں انسانوں کو، جانوروں کو اور معیشت کو بڑا خطرناک نقصان پہنچ رہا تھا. اسکریو وارم فلائی یہ ایک پیراسٹک فلائی ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو لاروا ہوتا ہے، ابتدائی شکل کا جو لاروا ہوتا ہے وہ جانور کے زخم کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کے میگٹس کے اوپر، اور اس کے زندہ گوشت کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا زخم بہت بڑے انفیکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، جانور 1 سے 2 ہفتے کے اندر مر جاتا ہے. انسانوں کو بھی نقصان ہوا اور زراعت اور لائف سٹاک کو بھی اس سے نقصان ہونا شروع ہوا. خطرناک کیڑا تھا. اور میڈیٹرینین فروٹ فلائی، اس کا کیا ہوا کہ یہ پھلوں کے اندر بیٹھ کر اپنے انڈے دیتی تھی، پھل اندر سے خراب ہو جاتا تھا. خاص طور پہ 3 پھل، ایک اس میں مالٹا کینو وغیرہ، سٹرس، ایپل اور مینگو. اب کیا ہوا کہ یہ تینوں پھل جب اندر سے خراب ہو جاتے تھے تو ان کی ایکسپورٹ متاثر ہوئی، اوور آل پروڈکشن کم ہونا شروع ہو گئی، ایکسپورٹس پر بین لگا اور کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا. اور تیسرا ہے سیٹ سی فلائی. یہ خون چوسنے والی مکھی تھی جو کہ انسانوں میں سلیپنگ سکنس اور جانوروں میں نیگنا نام کی بیماری کوز کرتی تھی. افریقہ میں جب یہ بیماری پھیلی سیٹ سی فلائی کی تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا انسانوں میں اور کیٹلز کے اندر. اب ان تینوں کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اسکریو وارم امریکہ میں اور میکسیکو میں 1960 کے اندر اسٹرائل انسیکٹ ٹیکنیک کے ذریعے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا، یہ کیڑے ختم کر دیا گیا. اور فروٹ فلائی، اس کے لیے فریمون ٹریپس بنائے گئے، SIT ٹیکنیک شروع کی گئی. USA، میکسیکو اور آسٹریلیا کے اندر بڑا اسٹرانگ کنٹرول کیا گیا اور لوکل ایریڈیکیشن یعنی مقامی طور پہ فروٹ فلائی کو بالکل ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سیٹ سی کو مین لینڈ افریقہ کے اندر بھی کمپلیٹلی فنش کر دیا گیا. بہرحال اس کے علاوہ بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں جس میں انسان نے جب نیچر کے ساتھ تھوڑا رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کی، انٹرفیئرنس کی کوشش کی، تو وہ بیک فائر ہو گیا. جیسے 1859 کے اندر یورپین ریبٹس والی بات بڑی مشہور ہے. تھامس آسٹن نام کے ایک آسٹریلین نے UK سے ریبٹس منگوائے، خرگوش، اور یہ تقریباً 24 خرگوش تھے. اس نے کیوں منگائے؟ تاکہ اپنی اسٹیٹ کے اوپر، اپنے فارم ہاؤس پر شکار کا شوق پورا کر سکے. اور آسٹریلیا کے اندر جو خرگوش کے قدرتی شکاری ہیں وہ کم ہیں، جیسے لومڑی، بھیڑیا، شکاری کتے، جنگلی بلیاں وغیرہ. اور پھر خرگوش، ان کی افزائش نسل بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. 1920 کے اندر یہ خرگوش کی پاپولیشن آسٹریلیا میں، وہ 24 منگوائے تھے اس نے، اربوں میں پہنچ گئی، بلینز کے اندر. اور پھر مائکسومیٹوسس وائرس خاص طور پہ متعارف کرایا گیا تاکہ وہ ان خرگوشوں میں پھیلے اور ان کو مار دے. اور ریبٹ ہیموریجک ڈیزیز یہ بھی لائی گئی تاکہ ان خرگوشوں کو مارا جا سکے. نیل پرچ، یہ مچھلی والی ایک تحریک چلائی گئی تھی یوگینڈا، تنزانیہ اور کینیا کے اندر لیک وکٹوریا کے مقام پر 1959 میں.
मसला ये था कि गवर्नमेंट और माहीगीर फिशरमैन ये चाहते थे कि मछली बड़ी हो ताकि हमें फ़ायदा ज़्यादा हो सके। इन्होंने ये बड़ी मछली अंदर छोड़ दी, लेकिन नुकसान ये हुआ कि ये बड़ी मछली ये दीगर छोटे जानदारों को और दीगर छोटी मछलियों को खा जाती थी, और ये जो नुकसान था ये बड़ा हो गया और 50 से 300 तक मुख्तलिफ समुद्री हयात की नस्लें स्पीशीज दे वर किल्ड बाय नील पर्च। मजे की बात यह है कि मछली भी बड़ी हो गई, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गई, लेकिन नेचुरल बायोडाइवर्सिटी तबाह हो। येलोस्टोन नेशनल पार्क 1872 में बना और 1926 के अंदर वहां पर भेड़ियों को मुकम्मल खत्म कर दिया गया। यह सोचा गया था कि भेड़िए वहां पर हिरन, और एक ये भी हिरन की नस्ल की कोई चीज होती है, उसको बहुत ज्यादा खा रहे हैं और वो थ्राइव नहीं कर पा रहे। सारे भेड़ियों की कलिंग शुरू की गई और 1926 में वहां मौजूद आखिरी भेड़िए को भी मार दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हिरन की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी, हिरन बहुत ज्यादा हो गए और वहां पर मौजूद जो दरख्त थे, पौधे थे, उनको खाने लगे, और इस वजह से हिरन की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। दरख्त, पौधे, पत्ते, फूल वगैरह ये कम होते चले जा रहे थे। विलो और स्पाइन के दरख्त बिलखुसूस कम हो गए, तो जो जानवर उन दरख्तों में रहते थे उनकी रिहाइश और घर मुतासर होने लगे। दरिया के किनारे निबातात खत्म होने लगी। 1996 में दोबारा बाकायदा भेड़ियों को वहां पे छोड़ा गया और वो बैलेंस दोबारा से रिस्टोर हो गया। हिरन भी कम तादाद में हो गए, पौधे, दरख्त वगैरह भी दोबारा उगने लगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में केन टोड नाम का एक काम हुआ। केन टोड एक मेंढक का नाम है जो कि खास कीड़े को खाता था, और ये कीड़ा फसलों को खाता था। इन्होंने कहा कीड़ा फसलों को खा रहा है, मेंढक ले आओ। ढेर सारे मेंढक छोड़ दिए। इन मेंढकों ने कीड़े को क्या खाना था ये उस कीड़े तक पहुंच ही नहीं सका, और जब ये मेंढक वहां नहीं पहुंच सका, मेंढक जहरीला था, इसने दीगर शिकारी जानवरों को मारना शुरू कर दिया, जैसे सांप, गो वगैरह। और वो जानवर अब जिन चीजों को खाया करते थे उनमें मसला आने लगा और ये एक बड़ा मसला पैदा हो गया। अब देखिए, इस तरह की रखना अंदाजियां ये काम भी करती हैं, लेकिन आज दौर बहुत जदीद हो गया है और चीन के अंदर भी 4 पेस्ट प्रोग्राम नाम से एक मुहिम शुरू की गई, जिसमें चूहे, चिड़ियां, मक्खियां और मच्छर को टारगेट किया गया। स्पैरोज यानी चिड़ियों को यूं मारा जाता था कि चिड़ियां अनाज खा जाती हैं, चिड़ियों को मार देंगे तो हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। पूरी मुहिम चलाई गई, चिड़ियों के घोंसले तोड़ दिए गए, ढोल बजा बजा कर चिड़ियों को दूर किया जाता था, बच्चों बड़ों को तरगीब दिलाई गई कि चिड़ियों को मार दें। लाखों लाख करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि चिड़ियां अनाज तो खाती थी, लेकिन साथ एक खास कीड़ा पैदा होता है जो अनाज को ज़्यादा बुरे तरीके से ख़त्म कर देता है, खा जाता है, उसको गंदा कर देता है। ये चिड़ियां उस कीड़े को भी खाती थीं, और जब ये काम शुरू हुआ तो चिड़ियां उस कीड़े को खाती थी, वो कीड़ा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उन कीड़ों को खाने वाली चिड़ियां तो मार दी हैं, कीड़ा कैसे ख़त्म होगा। इस चीज़ की फिर रोकथाम के लिए हुकूमत ने बाकायदा इसके ऊपर नज़रसानी की और इस प्रोग्राम को वो रिवाइज़ किया और चिड़ियों की अफजाइश नस्ल के लिए दोबारा कोशिश शुरू की। बहरहाल आज AI का दौर है और बहुत सी जदीद ईजादात हम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है इंसानियत के फ़ायदे का काम जारी रहेगा और दुनिया में ऐसे इक़दामात के ज़रिए ज़्यादा तरक्की आएगी।